क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। धारा क्लासेस के माध्यम से हम लोग बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग क्लास 12 के 6th चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने कल जो हमारा टॉपिक था, हम लोगों ने डीएनए ख़त्म कर दिया। डीएनए की ओरिजिन कैसी हुई, किसने डिस्कवर किया और कैसे ये प्रूव हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। फिर हम लोगों ने आरएनए पढ़ा था। आरएनए में भी उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके मॉलिक्यूलर के बारे में हम लोगों ने देखा था। फिर कितने टाइप के आपके आरएनए होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो हम लोगों ने 6 टाइप के आपके आरएनए थे, जैसे आपका mRNA, rRNA, tRNA, फिर snRNA, आपका स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जीन आरएनए और आपका राइबोसोमल आरएनए। तो हम लोगों ने इन आरएनए के बारे में देखा था, यानी हमारा जो टॉपिक डीएनए और आरएनए ख़त्म हो गया था। फिर इस चैप्टर में आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि आपके बोर्ड में पूछा जाता है, वो है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स में। ये जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोग्मा, हिंदी में इसको आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोग्मा कहते हैं और इंग्लिश में सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये एक थ्योरी है जो कि आपके फ्रांस के साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक ने, यानी फ्रांस के ये थे, फ्रांसिस क्रिक ने 1988 में दिया था। इन्होंने आपके डीएनए पे स्टडी की और बताया कि कैसे डीएनए अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करता था। अभी तक तो हमारी बात ये हुई थी कि हम लोगों ने इसका पता लगाया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो अपनी यानी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मतलब एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में ट्रांसफ़र करता है, वो कैसे होता है, किसके माध्यम से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती हैं। तो वो होती थी किसके माध्यम से, तो आपकी डीएनए के माध्यम से होती थी। इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन था कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए जेनेटिक मटेरियल। तो ये प्रूव हो गया था आपके ई कोलाई बैक्टीरिया पे टेस्ट करवा के कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो आपका डीएनए है, ना कि प्रोटीन और आरएनए। तो ये प्रूव हो गया था, लेकिन अभी तक ये प्रूव नहीं हो पाया था कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो अपने वर्क को कैसे करता है, कैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। ये प्रूव करना अभी बाकी था। तो ये प्रूव करने के लिए आपके फ्रांसिस साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक ने एक्सपेरिमेंट किया और बताया। इन्होंने जो आपका सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इसको इन्होंने दिया। इन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया कि कैसे डीएनए वर्क करता है और अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन के दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। कब बताया इन्होंने, तो इन्होंने 1988 में बताया कि डीएनए कैसे वर्क करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। इन्होंने बताया ट्रांसक्रिप्शन, इन्होंने बताया कि जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है वो क्या होती है, जो आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है वो क्या होती है, कैसे डीएनए अपनी जो अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है या जेनेटिक जो कुछ भी है जेनेटिक कोडांस के माध्यम से कैसे अपने जेनेटिक यूनिट से अपने स्ट्रक्चरल यूनिट में कैसे उसको ट्रांसफ़र करता है। यानी जो आपकी जेनेटिक यूनिट हुई वो आपकी डीएनए हुई स्ट्रक्चर में आपकी। तो ये जो आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपका डीएनए से और प्रोटीन तक की जाने में जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। तो इससे हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो हम लोग इतना जान चुके हैं, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक फ्रांसिस साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्रिक था, यानी फ्रांसिस क्रिक ने इसे 1988 में दिया था। इन्होंने बताया कि कैसे डीएनए वर्क करता है एज अ जेनेटिक, मतलब कैसे डीएनए वर्क करता है, कैसे वो अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है, ये इन्होंने बताया। तो डीएनए वर्क कैसे करता है, इन्होंने जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिया। फिर रिवर्स सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी इसकी एक ब्रांच है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो आपकी कुछ वायरसेस, जैसे आपने टीएमबी देखा था, आपने इन्फ्लुएंजा देखा था, एचआईवी देखा था, कोरोना देखा था, तो इन सब में कैसे
इन सब का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए ना हो कि आरएनए होता है, फिर इसमें कैसे वर्क होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो वर्क कैसे करता है। तो जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, डीएनए क्या हुआ यहाँ पे, तो डीएनए आपका जो डीएनए है वो आपकी जीन को, यानी जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करेगा विद द हेल्प ऑफ किसकी, तो डीएनए की हेल्प से जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होगी। किसको ट्रांसफ़र होगी, डायरेक्ट आपकी सेल को नहीं ट्रांसफ़र होंगी, डायरेक्ट आपकी प्रोटीन यूनिट में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं होंगी, उसका भी कोई रीज़न होगा जहाँ पे वो ट्रांसफ़र होंगी। तो कहाँ ट्रांसफ़र होंगी, तो जो आपका mRNA है, यानी जिसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, जो कि आपकी मैसेज को कन्वे करता था एक जेनेटिक यूनिट से दूसरे में ले जाने के लिए। तो कौन सा आरएनए था, तो वो था आपका मैसेंजर आरएनए, जो कि आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कन्वे करता था डीएनए से कहाँ तक ले जाने के लिए, प्रोटीन तक, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट है और प्रोटीन से ही बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो जाना कहाँ होता है, तो वो सेल से आपकी क्रोमोसोम से, यानी आपके डीएनए से कहाँ जाएंगी, तो वो आपकी प्रोटीन तक जाएंगी विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए, यानी mRNA की हेल्प से। तो जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से mRNA तक जाती हैं, वो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये याद रखिएगा कि जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए से mRNA तक जब जाती हैं तो उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और जब वही यानी फिर से जब mRNA जो मैसेंजर आरएनए है वो मैसेज को कन्वे करके आपकी यानी प्रोटीन को देता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये दो प्रोसेस हो गई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं कि व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और ट्रांसलेशन क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो आपकी डीएनए जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो डीएनए कहाँ पर ले जाता है, तो डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को किसको देता है, तो वो आपकी मैसेंजर आरएनए यानी mRNA को आप जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, तो ये प्रोसेस आपका ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और फिर जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन mRNA लेके, यानी mRNA जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है, फिर इसको प्रोटीन तक पहुंचाने तक में जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये प्रोसेस ये किसने बताया, तो इन्होंने ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो दो प्रोसेस दी इसके बारे में इन्होंने क्रिक ने बताया। इसीलिए सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसने दिया, तो वो फ्रांसिस क्रिक ने दिया। ये एक फ्रांसिस साइंटिस्ट है जिन्होंने ये परिकल्पना दी। ये परिकल्पना आपकी डीएनए में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डीएनए में कैसे इस परिकल्पना पर यूज पाया जाए। फिर इन्होंने बताया जो मॉलिक्यूलर की बेस पे इन्होंने ये सूचनाएं दी। तो ये हो गया आपका सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फिर हम लोग देखेंगे रिवर्स सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हाँ, इन्होंने एक और चीज़ बताई कि जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं वो यूनिवर्सल होती हैं, यानी एक ही दिशा में चलती हैं, उनकी दिशाएं विपरीत नहीं हो सकती। जैसे वो पेरेंट्स से डॉटर में जाएंगी, डॉटर से पेरेंट्स में नहीं आएंगी। तो जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलती हैं। ये जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपकी यूकैरियोटिक सेल होती हैं, यानी जो हम लोग की सेल होती हैं, उसमें जो आरएनए पाया जाता है, यानी जो मैसेंजर आरएनए पाया जाता है, वो जो होता है वो आपका एलोसिंट्रॉनिक पाया जाता है। और जो आपके प्रोकैरियोटिक्स जैसे आपकी प्रोकैरियोटिक्स जो आपके वायरस हो गए, उसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाई जाती है वो आपकी एलोग, यानी उस जो आपकी प्रोकैरियोटिक्स का आरएनए होता है, यानी मैसेंजर आरएनए होता है, वो कई सारी इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर सकता है। और जो आपकी यूकैरियोटिक सेल का mRNA होता है वो एक ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक बार में कन्वे करेगा, यानी इसमें इंफॉर्मेशन एक या एक से अधिक नहीं हो सकती। और इसकी जो दिशा होगी वो भी आपकी फिक्स होगी कि एक ही दिशा में इंफॉर्मेशन का, यानी फॉरवर्ड दिशा में ही हमेशा एक दिशात्मक इसका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी उसका प्रवाह जो होगा वो एक दिशा में होगा, इसकी दिशाएं नहीं बदलती हैं।
तो ये इन्होंने बताया ट्रांसलेशन प्रोसेस को बताया, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को बताया, फिर उन्होंने जो बताया कि कैसे डीएनए एमआरएनए को अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है, फिर एमआरएनए कैसे प्रोटीन को देता है, फिर प्रोटीन कैसे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है, ये बताया। फिर ये बताया कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा सतत एक दिशा में चलती है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती है। तो इन्होंने बताया फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो आपकी जिन वायरसेस में आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है, जैसे आरएनए जिनमें जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उनमें जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो पाई जाती है। जो हम लोग की सेल में या जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है उनमें जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो नहीं पाई जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है वो किस में पाया जाएगा, तो वो उन्हीं बैक्टीरिया या वायरस में पाया जाएगा जिनका जेनेटिक मटीरियल क्या है, जिनका जेनेटिक मटीरियल आपका आरएनए है। उन वायरसेस में नहीं पाया जाएगा कि जिनका जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए यानी डीएनए हो, उसमें आपकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं पाई जाएगी। ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है, जो आपका रिवर्स डोप्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो रिवर्स डोप्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो आपके सेंट्रल डोप्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसी का अपोजिट होता है ना। जो आपका सेंट्रल डोप्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसको हम लोगों ने देखा कि डीएनए से एमआरएनए फिर एमआरएनए से प्रोटीन में ये जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है उसका जस्ट अपोजिट होता है आपका रिवर्स डोप्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। रिवर्स वर्ड से आप भी पता लगा सकते हैं कि रिवर्स मतलब उल्टा, यानी जो आपकी यानी ये सेंट्रल डोप्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जस्ट अपोजिट होगा। ये आपकी किस में पाया जाएगा, तो ये आपकी उन वायरसेस में पाया जाएगा जिनका जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए नहीं है, ये उनमें नहीं पाया जाएगा। जो आपका सेंट्रल डोप्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, यानी जो सेंट्रल डोप्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो किस में पाया जाएगा, तो वो इन सेल्स में पाया जाएगा, उन एनिमल्स में पाया जाएगा जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। और रिवर्स सेंट्रल डोप्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उन सेल्स में पाया जाएगा जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो जिनका जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए है। जैसे आपका टीएमबी हो गया, आपका एचआईवी हो गया, आपका इन्फ्लुएंजा हो गया, तो इन सब में क्या पाया जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो गया, तो इन सब में आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका आरएनए है, तो उसमें आपका क्या पाया जाएगा, तो उसमें आपका रिवर्स डोप्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पाई जाएगी। और सारे सेल्स में नहीं पाया जाएगी जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, उसमें ये रिवर्स डोप्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं पाई जाएगी। तो ये रिवर्स डोप्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसने देखा, तो ये एच टीमैन ने देखा, एच टीमैन तथा टी बाल्टीमोर ने इसको देखा। जो आपका इन्फ्लुएंजा वायरस था उसमें इन्होंने देखा रिवर्स डोप्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसने देखा, तो वो आपके देखिए एच टीमैन ने तथा एच टीमैन तथा बाल्टीमोर ने सबसे पहले जो आपका सेंट्रल डोप्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उन्होंने देखा। आपकी एच टीमैन और बाल्टीमोर, टी बाल्टीमोर ना, एच टीमैन और टी बाल्टीमोर ने किसको दिया, सेंट्रल डोप्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, रिवर्स सेंट्रल डोप्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एच टीमैन और बाल्टीमोर ने दिया। और जो आपका सेंट्रल डोप्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ये किसने दिया, तो ये आपकी फ्रांसिस क्रिक ने दिया। तो इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने जो आपके जिन वायरसेस में आपका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है उस पर एक्सपेरिमेंट किया और बताया किसके बारे में, तो रिवर्स सेंट्रल डोप्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में बताया इन्होंने। तो इसमें जो होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कैसे रन करती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे रन करती है। जो आपका सेंट्रल डोप्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इसमें जो डीएनए नहीं होगा उन्हीं जो वायरस होंगे उन्हीं में ये पाया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल डोप्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उन्हीं एनिमल्स में पाया जाएगा जिनमें आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं होगा, नहीं होगा उन्हीं में आपका जो होगा वो पाया जाएगा। और इसमें जो प्रोसेस जैसे उसमें ट्रांसलेशन होता था, ट्रांसक्रिप्शन होता था पहली प्रोसेस, तो उसमें आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा ना।
तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले जो आपका आरएनए होगा वो इनका जेनेटिक मटेरियल होगा। जो आरएनए होगा वो इनका क्या होगा, तो डेट इज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, तो आरएनए इनका जेनेटिक मटेरियल होगा। फिर क्योंकि आरएनए कन्वे करके जेनेटिक मटेरियल किसको देगा, तो डीएनए को, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले डीएनए को देगा, फिर डीएनए किसको देगा, तो एमआरएनए को, फिर एमआरएनए आपकी प्रोटीन को। तो ये जो प्रोसेस होगी, जैसे आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए से जब डीएनए में जाएगी तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो उस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन का जस्ट अपोजिट होता है और इसमें जो एंजाइम होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। तो कौन सा एंजाइम होता है इसमें, जो इसमें एंजाइम वर्क करता है, यानी जो एंजाइम होता है वो कौन सा एंजाइम होता है, तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से जो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता कहाँ है, तो वो होता कैसे है, तो डीएनए जो प्रोसेस है वो आरएनए डीएनए के कन्वर्जन की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। वो कैसे होता है, तो वो विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। याद करने में भी, फिर अब जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा जो सिमिलर प्रोसेस थी ट्रांसक्रिप्शन। फिर आपकी जो डीएनए से जो एमआरएनए बनने की प्रोसेस थी वो क्या थी, तो जो आपके डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस थी वो क्या थी, ट्रांसक्रिप्शन थी। फिर आपकी जो जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फिर यानी ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा, यानी इसमें क्या होता था, डीएनए से आपका एमआरएनए बनता था, तो इसमें क्या हुआ कि आपका आरएनए से डीएनए बना, तो इसीलिए उसमें रिवर्स वर्ड हो गया कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन, और फिर तीसरी प्रोसेस आपकी क्या होगी, तो ट्रांसलेशन। जो आपकी आरएनए से जो डीएनए बनने की प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे आरएनए से जो डीएनए बनने की प्रोसेस है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और जो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस वो ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स यानी जो आपकी जनरल प्रोसेस होती है आपकी ट्रांसक्रिप्शन वाली, उसमें क्या होता है, तो उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपका जो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होता है, जो जनरल प्रोसेस है डीएनए से आरएनए बनने की वो ट्रांसक्रिप्शन है। जब आपका डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। फिर जो थर्ड प्रोसेस यानी आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये जो है वो आपका रिवर्स सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। ये किसके लिए है, तो ये आपकी जैसे आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे उन एनिमल्स में होगा जिनमें कि आपका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए होगा। तो ये उन ऑल एनिमल विच हैव जेनेटिक मटेरियल आरएनए लाइक एस टीएमबी, कोरोना, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा। तो इन एनिमल्स यानी इन वायरसेस में होगा, यहाँ पे एनिमल्स में हम लोग वायरस लिखेंगे, तो उन वायरसेस में होगा जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, जिनका जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए होगा। तो उसमें आपकी प्रोसेस क्या होगी, तो उसमें आपकी प्रोसेस जो होगी रिवर्स डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वो प्रोसेस होगी। फिर उसमें जो आपका सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम लोगों ने देखा, फिर रिवर्स सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को देखा हम लोगों ने। अब हम लोग देखेंगे
एक छोटा सा टॉपिक आप में है, जैसे एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। तो ये जो एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना है, इसको देखेंगे तो इसको जो दिया था एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, इसको जॉर्ज ब्रिडल ने दिया था। वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, ये इसको किसने दिया था? तो इसको दिया था जॉर्ज ब्रिडल ने। तो इसको आपके जॉर्ज ब्रिडल ने वन जीन वन एंजाइम थ्योरी दी। ये इन्होंने जो जॉर्ज ब्रिडल और आपकी एडवर्ड टैटम, दो साइंटिस्ट थे। जॉर्ज ब्रिडल और एडवर्ड टैटम नामक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वन जीन वन एंजाइम थ्योरी दी। किसने दी? तो जॉर्ज ब्रिडल और एडवर्ड टैटम। जो आपका एक इन्होंने एक फंगी लिया जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोस्पोरोकेसा ना, न्यूरोस्पोरोकेसा नामक एक फंगी इन्होंने लिया। एक फंगी इन्होंने न्यूरोस्पोरोकेसा लिया, जिस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने बताया कि जो आपकी एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो यूकैरियोटिक सेल में एक बार में एक ही इन्फॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल में या एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र होते हैं। यानी जो आपका डीएनए होता है वो एमआरएनए को एक बार में एक ही इन्फॉर्मेशन को देगा। ये जो आपकी वन जीन वन एंजाइम परिकल्पना है, वो जीन जो होती है वो जो आपका डीएनए होता है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो आपकी जीन होती है। तो जीन क्या है? जीन इज दी तो जीन आपकी स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए है। ये जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो ये जो इन्होंने थ्योरी बताई कि ये बताया इन्होंने कि जो एक जीन होती है वो एक बार में एक सेल को एक ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है। ये इन्होंने बताया। कैसे, किस पे इन्होंने वो किया, एक्सपेरिमेंट किया? तो न्यूरोस्पोरा नामक एक फंगी थी, एक फंजाई थी, न्यूरोस्पोरा नामक फंजाई, उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि एक जीन जो है वो एक बार में एक ही एंजाइम को कैरी करती है। मोनोसिस्टानिक, जो आपका मोनोसिस्टानिक और पॉलीसिस्टानिक का सिद्धांत है, यानी मोनोसिस्टान और पॉलीसिस्टान का जो थ्योरी थी वो भी इसी से प्रूव होती है कि जो आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी एमआरएनए जो होते हैं वो आपकी जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो आपकी मोनोसिस्टोनिक टाइप के होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में पॉलीसिस्टोनिक। तो जो आपका वन जीन वन एंजाइम परियोजना है वो किसके लिए है? तो वो केवल है आपकी यूकैरियोटिक सेल के लिए। वो आपकी ये परिकल्पना किसके लिए है? तो ये केवल यूकैरियोटिक सेल के लिए है जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। ये उन सेल्स के लिए नहीं है जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, क्योंकि जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उनमें जो होता है वो एक बार में कई सारी इन्फॉर्मेशन कन्वे होती हैं, और जो आपका जिनमें आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है उसमें आपकी एक बार में एक ही इन्फॉर्मेशन होती है वो कन्वे होती है। तो इन्होंने बताया वन जीन एंजाइम। तो जैसे आपका ये हो गया डीएनए। अब इसका एक ये पार्ट, इसको हम लोग जीन बोलेंगे। ये फंक्शनल पार्ट होगा जो कि आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यही जो है वो आपका जीन है। अब यही आपका आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में
पार्टिसिपेट करेगा। और इसी थ्योरी को हम लोग वन जीन वन एंजाइम थ्योरी बोलते हैं। ये थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है आपकी, जो आप पेपर देख सकते हैं बोर्ड्स में पूछी जाती है, आपकी नीट में भी पूछी जाती है। किसने दिया है तो ये आप देख लीजिए, जार्डविडल और टेटम ने इस थ्योरी को दिया है। किस पे दिया तो न्यूरोस्पोरा नामक एक फंगाई था, फंगस था, जिस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि एक बार में एक सेल एक ही इंफॉर्मेशन को दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।